हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पूरे बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो का प्लस पॉइंट होने वाला है कि आज के इस वीडियो में हम सभी पूरा फुल मैप वर्क के बारे में पढ़ेंगे। पूरा मैप वर्क, जितना भी इम्पोर्टेंट्स मैप वर्क है, जितने भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन सभी के बारे में भी आपको सेपरेटेड वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जोर से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस आए हैं, आप देख सकते हैं। 50 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, बाकी 20-21 ठो जो है एमसीक्यूज होने वाला है। तो एकदम जान लीजिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। बस आपको जो है वीडियो फुल वॉच करना है और आपको सामाजिक विज्ञान में 95% मार्क्स फिक्स कर लेना है। ठीक है ना। सिर्फ इतना पढ़ लो, 95% मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जल्दी से बताइए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ये हमारा बिस्मार्क ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटो वन बिस्मार्क जो थे, उनकी ही मुख्य भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ था वो किस देश में हुआ था? जल्दी से बताइए। तो वो फ्रांस में हुआ था। ठीक है ना, फ्रांस में हुआ था। आर्थिक महामंदी, जो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ है वो 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। ठीक है ना, खा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जलोढ़ मृदा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलोढ़ मृदा में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है फास्फोरस यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर एक बात जान लीजिए, अगर यहाँ पे ह्यूमस, ठीक है ना, अगर ह्यूमस लिखा रहेगा ऑप्शन में, तो आपको टिक याद रख के ही ह्यूमस पे टिक लगाना है। ठीक है ना, या तो फास्फोरस या तो ह्यूमस, ये दोनों में से ही आप कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे चेंजिंग भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए फास्फोरस फास्फोरस की जगह ह्यूमस दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तो आपको ह्यूमस लगाना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क में, ओटावा में, जिनेवा में, घर में। लियो भैया, घर में आपके स्थित है, आपके आप ही के घर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। ठीक है ना, गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वन बिस्मार्क का जो संबंध है वो किस देश से था? वो जर्मनी से था। जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से था। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से संघीय सूची का विषय है। संघीय सूची का विषय कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए, आपको ना एमसीक्यू को भी दिमाग से करना है। अब आपको पता है चारों में से एक सही होगा। ठीक है, एक ही सही होगा, ये भी आपको पता है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से क्या जो है, जो सरकार ज़्यादा जिस पे ध्यान दे सकती है। व्यापार, कृषि, शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा पे भी ध्यान देगी, रक्षा पे भी देगी। व्यापार पे और कृषि पे उतना ध्यान तो सरकार का नहीं रहेगा जितना रक्षा और शिक्षा पे रहेगा। ये बात आप समझ रहे कि नहीं? अब बात अगर रक्षा की है या शिक्षा की है, तो रक्षा की बात ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे रक्षा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको टिक लगा के करना है काम। ठीक है ना, और शिक्षा जो है वो दूसरे विभाग विभाग में आ जाता है। क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, बाल गंगाधर तिलक, रामू काका का, आपके घर के रामू काका। ठीक है, किसका है वो बताइए जल्दी से। देखिए, सबसे पहले बात, यहाँ पे बहुत से लड़के महात्मा गांधी मार दें, क्योंकि उन्होंने पूरी किताब में महात्मा गांधी ही पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे इसका सही आंसर हमारा बाल गंगाधर तिलक, गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ब्रेटन वुड्स संस्था स्थित कहाँ पर है? ठीक है, का है अफ्रीका, खा यूरोप, गा अमेरिका। हमें नहीं पता, बहुत से लड़के हमें नहीं पता पे लगा के आएंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? अमेरिका लगा देना है। ठीक है, आंख बंद करके अमेरिका मार के आना है, चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? का 1885, खा 1904, गा 18। अरे ये कौन सा सन है भैया? समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन सा सन है? यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये 5 हटा दीजिए। 1887 का 1855, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा ये वाला 1885 ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी कतार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 1885 लिखा है, ठीक है, आपकी किताब में दिखाएगा 1886,
गूगल पे दिखाएगा 1885, किसी और बुक में देखेंगे तो 1884 दिखाएगा। आप टिक कौन सा लगाएं, यही कन्फ्यूजन रहती है। देखिए एनसीईआरटी आप लोग देखिए, अगर वहाँ पे जो रहेगा वहीं पे वही सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ और भी लगा देते हैं गूगल के भरोसे या किसी और के भरोसे, तो उसका नंबर आपका नहीं कटेगा, उसका नंबर आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इस सब की चिंता आप लोग नहीं करेंगे। इस अब आपका हमारा एमसीक्यू हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आपके सामने पूरा मैराथन आने वाला है सिर्फ क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, यहाँ से वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। 99% की गारंटी लेता हूँ कि आना तय है, ठीक है। क्लास 10th एसएसटी का है, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये भी आपको पता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण का संक्षेप में पता करें, ठीक है। इसको देखिए, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम ऐसा ही आएगा, आपको थोड़ा सा ना हटा के दे देगा। जैसे पूछ लेगा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था, जर्मनी के एकीकरण क्या था, ठीक है ना, किस प्रकार इसकी प्रक्रिया पूरी हुई थी, इसको बता लेगा। संक्षेप में पता करें, ये भी पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कई तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। मेन चीज आपका कीवर्ड, देखिए क्वेश्चन कोई भी मिले आपको सिर्फ कीवर्ड्स तैयार करने, जैसे इसमें है, इसमें मेन चीज क्या है, किसके बारे में बताना है, जिसके बारे में बताना वही आपका मेन कीवर्ड है। जर्मनी का एकीकरण, सिर्फ ये इसके बारे में आप तैयार कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आप इसी कीवर्ड के बारे में लिख के आएंगे, आपका नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये एकदम धांसू ट्रिक होने वाली है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन तैयार करेंगे, जो भी इस वीडियो को आज अंत तक देखेगा उसका समझ लीजिए काम लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का वर्णन करें। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका वर्णन करना है आपको, ठीक है ना। इससे भी कई सवाल अलग तरह से पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति का वर्णन करे, सन ना दे या सन ही सिर्फ दे दे, मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इटली की जो एकीकरण थी उसकी प्रक्रिया का वर्णन करें। अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता था, इटली के एकीकरण का संक्षेप में पता करें, ठीक है। तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से बना के कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको रेडी रहना है एकदम से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन का क्या कारण था। असहयोग आंदोलन का आपको कारण बताना है, क्या कारण था असहयोग आंदोलन का, इसके बारे में निकला। अब आप कैसे पता करेंगे, कुछ भी पूछ सकता था, आपको कीवर्ड्स उठाने, असहयोग आंदोलन, बस इसके बारे में पढ़ के चले जाइए। कोई भी प्रश्न पूछे टेल के लिख के आइए, जहां भी क्वेश्चन में आपको ये कीवर्ड मिल जाए, आपने इस कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, इस कीवर्ड के बारे में लिख के आइए, आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एकदम ट्रिक से, न्यू ट्रिक से बता रहा हूँ, ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलने नहीं वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महामंदी के कारणों को लिखें। महामंदी के कारणों को लिखें, महामंदी के क्या कारण थे, महामंदी कब आई, इसके बारे में ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि महामंदी कब आई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, 19वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाहों की व्याख्या करें, ठीक है ना। ये एक प्रश्न बनता है हमारा, अच्छा अच्छा प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है मैंने अच्छे अच्छे प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लिए हुए हैं, तो इन सबको तैयार करिएगा। और हाँ, आखिरी में जाने से पहले आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि मैं आपको लोगों को आखिरी के अंत में, एकदम वीडियो को अंत में ना, इसको सॉल्व कराने वाला हूँ, क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। ये क्वेश्चन पेपर मैं बीच में भी सॉल्व करा सकता हूँ, कभी भी सॉल्व करा सकता हूँ, तो आपको बने रहना, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर भी आपका सॉल्व होगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों का व्याख्या करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। ब्रेटन वुड्स समझौता का आपको समझाना है, क्या है ब्रेटन वुड्स समझौता, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव और अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण दें, ठीक है ना। उदाहरण दें मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया ताकि आपको समझाए, टाइम का बचत हो, क्योंकि ये सब मैं जल्दी जल्दी ही करके लिखता हूँ, ठीक है ना। जैव और अजैव संसाधन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता क्या होती है, मानव जीवन में इसकी महत्वता का वर्णन करिए। बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे आता है, ये इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पेपर डायरेक्ट आपके किसी भी किताब से नहीं पूछे जाते हैं,
पूछे, जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स बताए ना कि क्वेश्चन से कीवर्ड, वो लोग क्या करेंगे, वही कीवर्ड उठाएंगे और थोड़ा सा दिमाग उसमें लगा देंगे। अब जैसे यहाँ जैव विविधता क्या है, सिर्फ यही पूछ सकते थे। इसमें उन्होंने ऐड क्या किया, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन कीजिए। मानव जीवन यानी कि आपको जो है ना थोड़ा माइंडेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो असली जिंदगी में काम आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। दिमाग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी वजह से आपको दिमाग वाले क्वेश्चंस इस को जो है जरूर से हल करना है। अब ये दिमाग वाले क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करिए। आप कोई भी किताब मत खरीदिए चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी जरूर से करके जाइएगा, उसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन हमारा 11 हम लोग देख लेते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसके लाभ और हानि आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय कृषि की भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। जो भारतीय कृषि है उसकी 3 विशेषताएं आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, चावल तथा गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। मतलब कि चावल और गेहूं किस तरह से उगाए जाते हैं, किस सीजन में उगाए जाते हैं, इन सभी को आपको बताना है, ठीक है ना। ये सब चीज़ देख लीजिए, ये सब दिमाग वाली चीज़ है। अगर आप गाँव में रहते तो आपको ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए। जो लोग गाँव में रहते हैं उनके लिए ये सब तो बहुत आसान होगा, लेकिन जो लोग शहर में रहते होंगे उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, मैं समझ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। जो कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं हैं ना, उनको आपको उल्लेख करना। जैसे कृषि ने मिर्चा बोया है, ठीक, वो कहानी आपने सुनी है कि नहीं, क्या कहते हैं, राजा वाना बड्ढे डांड, इसे एक ठो पहले के ज़माने में कहानी सुनाती थी दादी वादी, कि जो है क्या कहते हैं, चूहा रहता है, उसका जो है चना खा लेता है, उसका पेट फूल जाता है, तो वो राजा के पास जाता है, कहता है राजा राजा बड्ढे डांड बड्ढे न चूतर छोले, चुतरा न बिल समाए, और ये वाला ऐसे कुछ था थोड़ा सा, ठीक है ना, इस तरह से रहता है। तो वही वही वाला सिस्टम है यहाँ पे, कृषि के जो समस्याएं होती हैं उनका उल्लेख करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ दो दो उठ रहे हैं, दो दो उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, कीवर्ड्स उठाइए ना यार, मैंने क्या कहा आपसे, कीवर्ड्स उठाइए। गैर परंपरागत आपने एक बार पढ़ लिया, अब वही चीज आपको यहाँ पे भी लिखनी है, वही चीज आपको यहाँ पे भी लिखनी है, कुछ खास अंतर रहेगा नहीं, ठीक है ना, दोनों में वही चीज ही लिखनी है। बस इसमें परंपरागत ऐड कर देना था, इसमें नहीं ऐड करना था, ठीक है ना। कुछ खास अंतर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको लिखना दोनों वही है। क्वेश्चन नंबर 17, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन जो है उसके 3 गुण आपको बता देना है, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन 18 है, परिवहन तथा संचार की साधन जो है किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। ये सब का जो आंसर्स है, अब आंसर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इसका सबका जो आंसर्स है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, इसका सबका जो आंसर्स है वो आपको मिल जाएगा गूगल पे मिल जाएगा, क्रोम पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, आप लोग सर्च कर लीजिए, वरना हमें कमेंट करिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 19 है, गठबंधन सरकार क्या होता है। गठबंधन जो सरकार है वो क्या होता है या क्या होती है, इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। इसको आपको समझना है, गठबंधन जो दो सरकार जुड़ के सरकार बनाती है, दो गुट जो मिलके सरकार बनाते हैं उसको गठबंधन सरकार कहते हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं। मतलब कि ना, जो चीज़ आप पढ़िए थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग से पढ़िए, थोड़ा सा ये काम करिए, याद करने का कोशिश कभी मत करिए, समझने की कोशिश करिए। अगर आपने एक बार समझ लिया आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, और याद किया तो आपको बता रहा हूँ 1 महीने क्या, आप 10-15 दिन बाद, क्या मैं बताऊँ, 5 ही दिन में आप भूल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 20, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता लिखें। संघवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषता, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट जितने भी हैं सब इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतर बताइए, ठीक है ना। 2 महत्वपूर्ण अंतर बताना है आपको इसके बारे में। इसमें से आपको कई वीडियोस जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, इसके कई आंसर्स जो है आपको चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, इन सब की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने मैप वर्क की बात की है उसकी सेपरेटेड वीडियो मैंने बना दी है, ठीक है ना। उसमें आपको सिर्फ मैप वर्क मिलेगा समाज के विज्ञान का। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैप वर्क सर्च कर लेना है। वो अभी जान लीजिए 2024 की जो पेपर देने वाले हैं, एकदम मैंने यूनिक छांट के रखी हुई है,
तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी कोई भी वीडियोस मैप और की अपडेट नहीं हुई है यूट्यूब पे, तो आपको जल्दी से मिल जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ठीक है, ये आपका एक प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमस्याएं जारी हैं। ये जो जातिगत समस्याएं हैं, SC ST वाला, ये सब फर्जी वाला, कि मैं ठाकुर हूँ, अरे मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, ये वो फलाना ढिमका, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसके सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, ये सब जो है ना आपके समाज के बारे में, इसको सबको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको सबको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग जान ही रहे हैं कैसे होता है छुआछूत, ये सब, ठीक है ना। इस सबको आपको सिर्फ लिखना है बस। जो सामाजिक विज्ञान होता है ना, वो समाज के बारे में होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको सिर्फ समाज के बारे में लिखते चले जाना है, टेल के कोई चिंता नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सब जो कहानी बताते रहते हैं हाफ मैंडे, ये सब चीज़ की चिंता मत करिए आप लोग, ठीक है ना। ठीक है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है ना। लोकतंत्र, आपको लोकतंत्र, यहाँ पे मेन कीवर्ड लोकतंत्र है। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार क्या होती है, इसको सबको अगर आप कीवर्ड्स जानते रहेंगे ना, तो आप कोई भी क्वेश्चंस का हल कर ले जाएंगे। इसी वजह से कीवर्ड्स ये जान लीजिए, आपको मैं टॉपर ट्रिक बता रहा हूँ, टॉपर्स की ट्रिक बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो लोग यहाँ तक देखते बन आ रहे हैं अभी तक, उनका जान लीजिए कल्याण हो रहा है। और जो लोग अंत तक बने रहेंगे, उनका भी कल्याण ही होगा, पूरा एकदम नंबर 1 कल्याण हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, लोकतंत्र के प्रमुख सॉरी लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन करें। लोकतंत्र के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उनको आपको वर्णन करना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विकास मापने का UNDP का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। जो हमारा UNDP का मापदंड है, वो किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। गूगल पे खैर आपको आंसर मिल जाएंगे इन सभी के। क्वेश्चन 27 है, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। 3 समस्याएं भी लिखिए। असंगठित कार्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, 3 समस्याएं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें, ठीक है ना। ट्रिक देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस सबको क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग मत बजिएगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग मत बजिएगा। आपको क्या करना है, सीधा सा आपको करना क्या है, संगठित असंगठित ये दोनों समझ लेना, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 29 है, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में उपभोक्ताओं आंदोलन का आरंभ करने के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करनी है। जितने भी कारण थे उन सभी को आपको बताना है, ठीक है ना। उपभोक्ताओं के जो आंदोलन, उपभोक्ताओं, उपभोक्ताओं होता कौन है, सबसे पहले तो ये बताइए। उपभोक्ता मतलब कि जैसे दुकान है, ठीक है, आपके पास कोई दुकान है, मैं आपके पास सामान खरीदने आया हूँ, आपने मुझे सामान दिया, महंगा दिया, तो मैं आपका क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। कि मैं, अगर आपने मुझे सामान दिया तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ इस धारा के ऊपर, ठीक है ना। तो वो उपभोक्ता होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता का शोषण का मतलब क्या हुआ, यही चीज जो मैंने अभी आपको अभी जस्ट आपको जो बताया, उपभोक्ता का शोषण। जैसे दुकानदार ने महंगा सामान दिया आपको, अब जब सामान आपको महंगा मिला है, तब आपको पता ही नहीं है कि आपके हिसाब में ये है कि जो है आप केस कर सकते हैं उसके ऊपर। अगर आपको 5 रुपये महंगा दिया, आप 5 रुपये के लिए सही केस ना करने चले जाइएगा, नहीं तो उससे ज़्यादा 5 रुपये के चक्कर में आपका पता नहीं कितना पैसा घुस जाएगा कचेरी वचेरी में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। नमक सत्याग्रह से क्या समझते हैं, इस सबकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33 है, खनिज के संरक्षण की विवेचना करें। खनिज के संरक्षण की विवेचना आपको करनी है, इसके बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 34, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना करें। जो झूम कृषि होती है कैसे होती है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा करें। देखिए, उपभोक्ताओं का शोषण और कहाँ गया हमारा एक ये है, ठीक है ना, उपभोक्ताओं का शोषण, दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, ठीक। कीवर्ड्स आपने ट्राई कर लिए हैं, आपका काम बन जाएगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उपभोक्ताओं के शोषणों के कई 4 कारणों का समीक्षा करें, इसका और इसका, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, बस आपको पढ़ना है,
उपभोक्ता शोषण अगर आपने पढ़ लिया दोनों क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक जो सुधार होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। मृदा अपरदन, क्या अभिप्राय है? जो हमारा मृदा अपरदन है उससे आपका क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय आपको बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, तृतीय क्षेत्र क्या है तथा प्रथम तथा द्वितीय क्षेत्र क्या है? अरे तृतीय क्षेत्र क्या है, प्रथम तथा द्वितीय क्षेत्र क्या है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन 39 है, लोकतंत्र क्या है तथा इसके लाभ आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय कृषि की 3 विशेषता लिखें। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO, ठीक है ना। इसमें मैं जब 10th में था तो मैं भी कंफ्यूज होता था, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन बनता था ना, उससे मैं कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, तो WTO अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि WTO से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है ना, इसका जो है ना MCQs बहुत उठता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा आगे शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था शायद। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम तथा इनके उपयोग। मैं आपको मैप ट्रिक लाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी, यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी। आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन 43 है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व पर प्रकाश डालें। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व के पर प्रकाश डालें मतलब कि मिट्टी की उपयोगिता क्या है, इन सभी को आपको बताना है। क्या दुष्परिणाम है, क्या फायदे हैं, इन सभी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना, जहाँ भी प्रकाश डाले की बात है वहाँ जान लीजिए यही सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूना जो पैक्ट है, ठीक है ना, पर किसके हस्ताक्षर हुए उसकी कुछ शर्तें लिखें। जो पूना पैक्ट से जो समझौता हुआ था, पूना पैक्ट वाला ना, उसमें हस्ताक्षर किसका हुआ था, यानी किसने सिग्नेचर किया था, और उसमें क्या क्या शर्त थी, इस सभी को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विकेंद्रीकरण क्या? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 है, विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई, किन्हीं 4 का उल्लेख करना है। इस सभी को देखिए, ये सब लॉन्ग में पूछे जाएंगे, आपसे बता दे रहा हूँ मैं। छोटे छोटे मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाएगा, ये सब लॉन्ग में आ जाएंगे। ठीक है ना। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि पेपर बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा लिखूं कम लिखूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादा लिखने के नंबर आपको घंटा मिलने वाला है। ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा लिखने के नंबर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपने सही लिखा है, और अगर आपको जैसे ये इतना बड़ा प्रश्न है, इसको आपने 8 लाइन लिखा है, 8 लाइन लिखा है लेकिन एकदम सही लिखा, आपको नंबर मिलेगा। जरूरी नहीं है इसको 1 पन्ना 1.5 पन्ना लेके जाइए। अगर आपने 8 लाइन के अंदर में इसको समाप्त कर दिया है तब भी चलेगा, बस आपकी 1 लाइन भी गलत ना हो। और अगर कहानी बना रहे हैं तो भैया बात ही अलग है। चलिए आगे देखते हैं। 46 है, भारत में विदेशी व्यापार की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है ना, किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या करनी है आपको। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, खैर सभी हैं लेकिन अब मैं क्या ही बताऊं। क्वेश्चन 47 है, भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भूदान यानी भूमि का दान कर देना, ये आंदोलन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 48, दबाव समूह के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है आपको। क्वेश्चन 49 है, पाइपलाइन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 50 है, प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर जो है खत्म होता है, लेकिन उससे पहले एक बात आप लोग जान लीजिए। लास्ट बात सुन के तब जाइए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से भाग जाने वाले हैं। बात जान लीजिए कि अभी ये पूरी किताब के तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको इतना पढ़ लेंगे तो आप लोग को अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग और एक्स्ट्रा बेटर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। आपको सिर्फ जो है देखते रहना है, मेरी वीडियोस को आप लोग देखिए, क्योंकि आपको मैं नई नई चीज़ें अब अपडेट करा रहा हूँ। आपको जो पहले के यूट्यूबर्स हैं वो पहले के हिसाब से काम करवा के आपको दे रहे हैं, मतलब कि पहले जैसे पिछले साल पेपर है उस हिसाब से पेपर्स आपको दे रहे हैं। लेकिन मैं नया नया तरीका से आपको दे रहा हूँ, तो आप उनका भी पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा उनका मत पढ़िए, वो भी अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से सही बता रहे हैं। लेकिन मेरा भी वीडियोस आप लोग देखते रहिए, ताकि आपको जो है न्यू अपडेट्स मिलती रहे, नए नए पता चलते रहे। और इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आएंगे सामाजिक विज्ञान के, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो नए होंगे, यूनिक होंगे।
तो उसके लिए वीडियोस को आप लोग उस वीडियोस को मिस मत करिएगा, अंत तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, मैप वर्क मैंने बता दिया आपको, अंत तक मिल जाएगा। तो अब टाइम भी हमारा बहुत ओवर हो रहा है, 25 मिनट लगभग होने वाला है। ठीक है ना, वीडियोस होने वाली है। तो इस ये जो पेपर है, मैंने इसको कहा कि मैं आपको हल कराऊंगा, तो इसका एमसीक्यू चलिए जल्दी जल्दी हम लोग हल कर लेते हैं इस पेपर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न आता है, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सबको पता है 1789 में हुई थी। जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, एक बार मैं आपको ना हो पेपर दिखा देता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका हल करते रहिए। इससे पहले मैं आपको ये जो पेपर है ना हमारा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा पूरी तरह से। ठीक है ना, ये सब जो हमारे दिए हुए हैं ये सब बिल्कुल आप लोग को सॉल्व कर लेना है, जिससे आपको पूरा आपको सॉल्व कर लेना है, जिससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1914। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815। अब यहाँ पे मतभेद क्या होगा, मैं आपको ये भी बता दूं, किसी किसी किताब में 1814 लिखा होगा, किसी किसी में 1815। गूगल पे भी 1815 शो कर रहा था, इसी वजह से मैं 1815 बता रहा हूँ। इसमें आपको चिंता मत करिए, आप दोनों में से कोई भी आंसर मार के आएंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 1814 आपको उसमें मिल रहा है आप किताब में तो। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? तो कब आरंभ किया था? 1920 में। बहुत से लड़के यहाँ 1919 लगाएंगे। 1919 में रालेक्ट एक्ट लागू हुआ था, उसका विरोध किया गया था। उसके बाद 1920 सन 1920 में लागू किया गया था असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई थी। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था? 26 जनवरी, सबको पता है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, सबको पता है। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात हुई? 10-10 वर्ष पश्चात होती है। मतलब कि जैसे आज जनगणना हुआ तो अब 10 साल बाद दूसरी जनगणना होगी। जनगणना का मतलब क्या, कि भारत में कितनी पॉपुलेशन हुई है, ये सब के बारे में जानना। ठीक है ना, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीनीकरण संसाधन है। इसमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। तो चना हमारी रबी की फसल नहीं होती है। अगला है तेरा, पर्वतों पर मृदा अपर्दन साधन है, तो हमारा जल हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से, हेमेटाइट संबंधित है लौह अयस्क से। और भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के मध्य चली? तो हमारी चली है मुंबई और थाने के बीच, मुंबई और थाने के बीच। निम्नलिखित में से भारत किस प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। निम्न में से किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं? तो हमारा द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सम्मिलित किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक है? तो एग मार्क जो है वो खाने वाली वस्तुओं के लिए जो है हमारा प्रमाणिक है, कि हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गाइस, आज का ये जो हमारा वीडियो है हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वीडियो को आपने अंत तक देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, आप सब्सक्राइब कुछ मत करिए, लेकिन शेयर जरूर से किया करिए, जिससे और भी लोगों के पास पहुंचेगी, और भी लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक है ना, फायदा सबको मिलना चाहिए। ठीक है, बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को फायदा मिले। ठीक है, तो सबके पास शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी लोगों के पास रिकमेंड हो। आप लोग लाइक करते हैं तो और लोगों के पास रिकमेंड होती है, और अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ती वीडियो। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।